नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टैली टॉक पर। आज हम बनाने वाले हैं एक नई कंपनी। टैली का शुरुआत होती है एक नई कंपनी के साथ। हम जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, जो कि टैली का लेटेस्ट वर्जन है और उसका जो लेटेस्ट रिलीज़ है वो है 2.1। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है टैली में कंपनी बनाने की। कंपनी का मतलब ये नहीं है कि आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होनी पड़ेगी या एलएलपी ही होनी पड़ेगी। कंपनी का मतलब हो गया कि जैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमेशा देखते हैं, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम एज अ प्रोप्राइटरशिप कंपनी भी देख सकते हैं, हम एलएलपी भी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है। सोसाइटी के लिए भी हम एक यहाँ पे टैली में कंपनी ही बनाएंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके कुछ अपने अलग नियम है जो कि टैली के अंदर में इनेबल करना पड़ते हैं हमें। उसके अलावा कोई भी कंपनी का मतलब हो गया कि हम उस पर्टिकुलर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम टैली में मेंटेन करेंगे। उसको मेंटेन करने के लिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कंपनी की, जो हम टैली के हिसाब से जाएंगे। यहाँ पे हम जैसे शुरुआत कर रहे हैं तो हमें टैली जैसे हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में सबसे पहले ये पूछेगा कि क्या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है। अगर नहीं है तो हमें ये ऑप्शंस देगा कि आप अपना जो पाथ है, आपको अपनी जो डेटा है उसको कहाँ पे सेव करना है। सबसे पहले हम उसे अपना फोल्डर का पाथ दे देंगे। मैं कभी भी अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने भी मेरे एसोसिएट्स हैं, मैं उनको कभी रिकमेंड नहीं करता कि टैली को हम सी ड्राइव पे रखें। सी ड्राइव शुरुआत से ही हमेशा वल्नरेबल रहा है। उसका किसी भी दिन करप्ट हो जाना, विंडोज़ के साथ में करप्ट हो जाना बहुत आम बात है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपका विंडोज़ अगर करप्ट होता है तो आपके टैली के डेटा भी जो है वो करप्ट हो जाए साथ में, और उसके साथ में आपको फॉर्मेट करना पड़े। तो इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि टैली को और टैली के डेटा को हम डी ड्राइव या जो सेकेंडरी ड्राइव है वहाँ रखें। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा का पाथ देंगे, जो कि मैंने अपने यहाँ बना के रखा है डी ड्राइव में tally.erp9/data, क्योंकि मैं टैली को काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे डेटा का जो फॉर्मेट है वो tally.erp9 का ही फॉर्मेट चल रहा है। तो मैंने यहाँ बना के रखा है tally.erp9/data, और उसमें जो मेरे चैनल का नाम है टैली टॉक, वो मैंने नाम दे के रखा है। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे। और टैली में आजकल टैली प्राइम के अंदर में Ctrl+C Ctrl+V यानी कि कॉपी और पेस्ट का कमांड जो है बहुत आसान हो गया है। पहले Ctrl+Alt+C हुआ करता था और Ctrl+Alt+V हुआ करता था पेस्टिंग के लिए, बट अभी टैली के अंदर में Ctrl+C और Ctrl+V कॉमनली काम करता है, जस्ट विंडोज़ की तरह। तो हमने यहाँ पे पिछले फोल्डर के जो एड्रेस बार है वहाँ से हमने टैली का जो पाथ है वो हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पे लाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। नई कंपनी बनाने के लिए सबसे ऊपर जाएंगे हम क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में जैसे ही आएंगे आप देखें ऊपर सबसे पहले आपको कंपनी का डेटा पाथ जो हमने दिया था वो आ गया है, लेकिन हम यहाँ पे वापस से स्पेसिफाई पाथ करके टैली टॉक का जो पाथ है वो देंगे। यहाँ पे हम टैली टॉक का पाथ दे देंगे, कंपनी का नाम देते हैं। कंपनी का नाम हम देते हैं टैली टॉक। मेलिंग एड्रेस, ये जगह हमेशा ध्यान दे के भरिएगा। जनरली क्या होता है, जब कंपनी को हम स्प्लिट करते हैं, आगे जाके आपको सिखाऊंगा मैं कंपनी स्प्लिट करना, या एक साल से दूसरे साल में हम जब माइग्रेट करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो कई बार स्प्लिट करते वक्त यहाँ पे 2003 2004 या 2020 2022 वो भी आ जाता है। और जब आप कंपनी का नाम दें तब आपके लिए है वो जो नाम है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, लेकिन जो मेलिंग एड्रेस है वो आपके हर इनवॉइस, हर लेजर के प्रिंट आउट में वो साथ में जाएगा। तो अगर आपके यहाँ पे टैली टॉक 2022-23 भी है जो आपने फाइनेंशियल ईयर का नाम दिया है, और आप अगर मेलिंग एड्रेस में इसको आप टैली टॉक अगर शिफ्ट कर देते हैं, तो आपका जो भी मेल प्रिंट आउट होगा, जो भी आपके डेटा एक्सपोर्ट होंगे, उसका नाम ऊपर जो है वो टैली टॉक ही जाएगा, टैली 2022 या 23 नहीं जाएगा लिखा हुआ। पर आप जितनी बार अपने सिलेक्शन ऑफ कंपनी में जाएंगे आपको 2022-23 जरूर दिखाएगा। इससे फर्क पड़ता है। दूसरा एड्रेस, एड्रेस के अंदर में हम कोशिश करें कि 2 लाइन में ही हम अपना एड्रेस खत्म करें, ताकि हमारी जितनी भी मेलिंग्स होती है, आप चाहे इनवॉइस की बात करें चाहे लेजर्स की बात करें, वो हमारे कम से कम शब्दों में खत्म हो जाए। और कंपनीज के लिए स्पेशली सिन नंबर देना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं, मेरा यहाँ का एड्रेस है 8 गांव, गुवाहाटी, आसाम
7810001। मैंने यहीं पे एक लाइन में ही अपना एड्रेस जो है कंप्लीट कर दिया। स्टेट हमने लिया आसाम, पिन कोड, कंट्री कोड अपने आप ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट इंडिया। अगर आप किसी और देश में बैठे हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ जहाँ पे टैली के रिलेटेड अकाउंटिंग मेंटेन होते हैं। हमने यहाँ पे इंडिया लिया, मेरा पिन कोड है 7810001। टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, 0361 हमारे यहाँ का कोड है, 2345678। मैंने एक रैंडम नंबर डाला है, ये मेरा नंबर नहीं है। मोबाइल नंबर जो मेरा नंबर होता है वो हम डाल दिया। कोशिश करते हैं कि हम +91 लगा के ही मोबाइल नंबर डालें, क्योंकि आगे के कुछ जब हम टीडीएस जनरेट करेंगे, आगे के कुछ वीडियोस के अंदर में आपको मैं टीडीएस जनरेट करना सिखाऊंगा, तो वहाँ पे कंट्री कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं मेरी जितनी भी टैली के मेरे क्लाइंट के लिए जितने भी टैली की कंपनीज क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर में मैं मोबाइल नंबर हमेशा कंट्री कोड लगा के ही करता हूँ, क्योंकि मेरे सारे टीडीएल जो मैं बनाता हूँ वो सारे टीडीएल कंट्री कोड स्पेसिफिक होते हैं। जैसे व्हाट्सएप करना है अगर मुझे टैली से, तो उसमें मेरे लिए कंट्री कोड डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने दिया है कंट्री कोड, फिर मेरा मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर बहुत पहले यूज़ होता था, आज भी काफ़ी कंपनियों में फैक्स यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे इसी को Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं। हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ईमेल, मेरा ईमेल एड्रेस हमने यहाँ डाल दिया। वेबसाइट मेरी है, यहाँ मैंने अपना वेबसाइट एड्रेस डाल दिया, tally.jiteshjalan.com। ये मेरा वेबसाइट एड्रेस है जहाँ पे मैं टैली के गुडीज लाइक कुछ टीडीएल्स है वो मैंने वहाँ अपलोड करके रखा है। यहाँ पे हम जो भी सेशन करेंगे वो भी हम वहाँ पे अपलोड करेंगे। बेस कर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बहुत बार जो भी अपना टैली का डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे 2 बार क्यों दिया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम इंडिया के हिसाब से हम बात करते हैं तो यहाँ पे अपने फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल से लेके मार्च तक। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपने अपनी कंपनी जो है उसको शुरुआत किया है सितंबर के अंदर में, कि भाई हम 1 सितंबर से हमने शुरू किया, तो क्या करेंगे हम उसके लिए हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2022 से ही रखेंगे, लेकिन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम जो है वो टुडे कर देते हैं। टुडे मतलब 2 अक्टूबर इसने अपने आप ले लिया। हम सितंबर की बात नहीं करते, हमने यहाँ पे 2 अक्टूबर डाल दिया कि हम आज से ही अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं। तो जो हमारी बुक्स रहेगी उसके अंदर हमारी जो भी एंट्रीज रहेगी वो 2 अक्टूबर से पहले नहीं जाएगी। बट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो है वो अपने, जब हम लोग अप्रैल 22 से लेके अप्रैल 23 तक का डेटा देखेंगे तो डेटा सारा दिखाएगा, लेकिन बुक्स में हमें एंट्री 2000 अक्टूबर 2 से पहले की एंट्री करने नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे फिर हमारा बेस करेंसी सिंबल है INR का, वो यहाँ पे आ गया। और इंडिया का फॉर्मल नेम जो है वो INR है, इंडियन रुपीस हमने किया और ये हमारा एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के साथ साथ में अब ये हमसे कंपनी के रिलेटेड जितने भी हमारी कॉन्फ़िगरेशंस है वो पूछ रहा है। यहाँ पे अब आप जब वापस से इसको कभी ऑपरेट करने के लिए खोलेंगे तो यहाँ पे ये कई बार मोर फीचर्स जो है नो दिखाता है, शो ऑल फीचर्स जो है नो दिखाता है। अभी हम जब कंपनी पहली बार क्रिएट करेंगे तो ये यहाँ पे सारे फीचर्स को ऑन करके दिखाएगा। अब यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स, हमें अकाउंट्स को मेंटेन करना ही है ऑफ कोर्स, तो हम यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स को यस करेंगे। एनेबल बिल वाइज एंट्रीज, बहुत सारी कंपनियों में ऑन अकाउंट खाता चलता है। मैंने आपसे 1,78,880 रुपए का सामान लिया और आपको मैंने पेमेंट कर दिया 1,50,000 रुपए, तो उसे हम बिल वाइज एंट्री के हिसाब से ट्रीट नहीं करते हैं, वो ऑन अकाउंट की एंट्री हो गई। उसमें हमने मोटा मोटी पेमेंट कर दिया, मोटा मोटा हमने माल जो है वो बिल के हिसाब से ले लिया, परंतु पेमेंट जो है हमने 1,50,000 ही किया। लेकिन बहुत सारी कंपनीज में, जैसे बड़ी कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो चाहते हैं कि आपका अगर हमारे साथ में बिलिंग हुआ है 1,78,880 रुपए का, तो आप हमें उतना ही पेमेंट करें, चाहे 2 बार में करें। तो उसके लिए वो बिल वाइज एंट्रीज को मेंटेन करते हैं ताकि एक एक बिल अपना खत्म होते जाए और एक एक बिल के बाद में वो अपनी एंट्रीज को वापस 0 से शुरू कर सके। और वो चाहते भी है कि 31 मार्च को अकाउंट बैलेंस जो है 0 हो जाए। फिर आता है कॉस्ट सेंटर। हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन कॉस्ट सेंटर का बहुत यूज होता है। अगर आपकी मल्टीपल लोकेशंस है, मल्टीपल आपके कॉस्ट सेंटर्स है, जहाँ पे शोरूम्स आपने कई बना के रखे हैं, आपकी फ्रेंचाइजी आपने दे के रखी है, तो वहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर यूज करना होता है। फिर हम यूज करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। बहुत सारे बिजनेस हाउसेस के अंदर में अगर बिल समय पे पेमेंट नहीं होता है तो वो अपने हिसाब से 24%, 36% या 12% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं
बिल की ड्यू डेट के बाद। तो अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन कर सकते हैं। मेरे पास एक मैंने टीडीएल बना के भी रखा है जिसमें हम नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से हम उन्हें यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल ऑन रखें, ताकि हम कभी भी टैली के अंदर में कोई भी नया फीचर यूज करेंगे तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके दिखाने में आपको आसानी होगी। फिर आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब हो गया कि आप क्या अपने साथ में स्टॉक मेंटेन करना चाहेंगे। जनरली हर बिजनेस अकाउंट्स के अंदर में स्टॉक्स जरूर मेंटेन होता है। हाँ, कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज होती है जहां स्टॉक मेंटेन नहीं होता है, पर दुकान से लेके शोरूम, शोरूम से लेके मॉल, हर जगह पे स्टॉक्स मेंटेन होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वहां पे भी हम अपने स्टॉक्स मेंटेन करते हैं। तो इन्वेंट्री उसी के लिए है। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री तभी पॉसिबल है जब आपके सारे जो भी अपने स्टॉक्स है और जो भी आपका अकाउंट्स है वो दोनों आपका मेंटेन है आपके पास में हर महीने के हिसाब से। नहीं तो टैली का स्टॉक का कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ पे हम जब स्टॉक मिला रहे हैं तो हमें ये अगर ध्यान नहीं है कि आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है या परपिचुअल है आपका स्टॉक लेने का तरीका, वो आपके साथ अगर मिसमैच करेगा तो टैली का इंटीग्रेशन आपको परेशान करेगा। तो मेरे का लाइन ऑफ वर्क के अंदर जितना भी मैंने टैली अपने क्लाइंट्स के लिए बना के दिया है, मैंने हमेशा स्टॉक्स के साथ में इन्वेंट्री का जो इंटीग्रेशन है वो बंद रखा है। तो हम यहाँ पे इसको नो करेंगे। मल्टीपल प्राइस लेवल्स। एक ही आइटम के कई बार मल्टीपल प्राइस के लेवल्स होते हैं। प्राइस लिस्ट आपको अगर मेंटेन करनी होती है तो हम लोग उस दौरान मल्टीपल प्राइस लेवल्स को इनेबल करते हैं। बट अभी के लिए मैंने नो किया है। हम लोग इसके ऊपर आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे। मल्टीपल बैचेस, इनेबल बैचेस। बैचेस हम तब यूज करते हैं, जैसे सबसे पहले बैच का नाम याद आते ही हमें क्या दिमाग में आता है, मेडिसिन। मेडिसिन में हर मेडिसिन जो है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो अगर आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जिसमें एक्सपायरी डेट है तो हम वहां पे बैच यूज करेंगे। या अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के अंदर में लगे हुए हैं तो उसके लिए हम बैच यूज करेंगे। अगर आप ऐसे ट्रेडिंग में हैं जहां पे आपको एक्सपायरी डेट मेंटेन करनी है तो बैच यूज कीजिए। अगर आप ऐसी ट्रेडिंग के अंदर में हैं जहां पे आपको बैच से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि ग्लास लाइन है वहां बैच से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हार्डवेयर लाइन है उसको बैच से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन्हें बैच के लिए जबरदस्ती माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, वो बैच नो रख सकते हैं। बैच इनेबल करने से आपको बैच वाइज डिटेल्स भी मिल जाएगी कि आपका फलाना बैच का एक्सपायरी डेट कब है, वो आपको यहाँ पे रिमाइंडर हम जनरेट करवा सकते हैं टीडीएल के थ्रू। तो मैं यहाँ पे बैच को नो कर रहा हूँ। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज होता है तब जब हम किसी आउटसोर्स के लिए या खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर में कोई जॉब को प्रोसेस कर रहे हैं। सपोज कीजिए एक बिजनेस हाउस है जो कंस्ट्रक्शन लाइन में है, तो उसके पास में कोई एक ऑर्डर आया कि उसे विंडो बना के देनी है। उसने माल परचेज किया, प्रोफाइल्स, उसने माल परचेज किया कांच, और उसको उस जॉब को एक पार्टी के लिए प्रोसेस करना है और उसने उस ऑर्डर को यहाँ पे मेंटेन करके चलना है कि कितना हमने जॉब को कंप्लीट कर दिया, उस जॉब के प्रति हमने कितनी बिलिंग रेज कर दी, जिसको हम RA बिल भी कहते हैं, रनिंग अकाउंट्स बिल। अगर उस तरह से आपका अगर बिजनेस है तो डेफिनेटली आपको जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑन रखना चाहिए, नहीं तो जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग आपके लिए नहीं है। एक रेगुलर ट्रेडिंग फर्म के लिए जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं जरूरत है। कॉस्ट ट्रैकिंग हम नो रखते हैं। इनेबल जॉब कॉस्टिंग हम नो रखते हैं। ये सब एडवांस फीचर्स हैं, आगे के वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट कॉलम्स इन इनवॉइसेस। ये एक ऐसा इनवॉइस के अंदर में ही अगर आपको डिस्काउंट दिखाना है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वो आपको जब बिलिंग कर रही है तो MRP पे बिलिंग करती है, लेकिन डिस्काउंट उसी बिल के अंदर में उन्हें दिखाना होता है कि आपने उसको कितना डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट दिया, या आपने उसके ऊपर में 40% डिस्काउंट दिया। तो कैलकुलेट करना हर आइटम के सामने, जहां पे आइटम की इन्वेंट्री आपकी कई बार एक बिल के अंदर में 20-20 होती है, तो हर बार उसको कैलकुलेट करना और सामने वाले अपने डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर को ये दिखाना कि मैंने आपको कौन से आइटम पे कितना डिस्काउंट दिया है, वो उन कंपनी के लिए मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर आइटम पे 20% डिस्काउंट हो, किसी एक आइटम पे 15% डिस्काउंट हो, तो उसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा, और जो सप्लायर है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो C&F एजेंट है उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा माल कितने डिस्काउंट पे आया है। तो कंपनीज या जो सप्लायर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करते हैं कि अपने बिल के अंदर ही अपने डिस्काउंट का एक अलग से कॉलम दिखा देते हैं,
तो जो सप्लाई अपने नीचे वेंडर है उनको पता चल जाता है कि हाँ मुझे इस फलाना आइटम पे इतना डिस्काउंट मिला और मुझे उस आइटम पे इतना डिस्काउंट मिला। आइटम ए पे 20%, आइटम बी पे 15% और आइटम सी पे 40% डिस्काउंट मिला, तो उसे आगे माल बेचने में आसानी होगी। उसी लिए डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस दिखाया जाता है। पर अभी के लिए फिलहाल हम डिस्काउंट कॉलम हम बंद रखेंगे। सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, ये बहुत ही स्पेसिफिक तरीके के लोग होते हैं जहां पे इनका यूज होता है। अब सपोज कीजिए आपने एक ड्रम माल बेचा, उसकी लीटर कैपेसिटी है 14.8, लेकिन आप उसको बिल करते हैं 15 किलो के हिसाब से। तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी अगर हम लोग नहीं मेंटेन करेंगे तो आपका स्टॉक नहीं मैच करेगा। अगर हम 15 लीटर का बिल कर रहे हैं तो हमारे स्टॉक से भी 15 लीटर ही आउट हो रहा है। लेकिन अगर ड्रम की कैरिंग कैपेसिटी 15 लीटर की है जिसको हम बिल कर रहे हैं, जिसमें ड्रम की भी कॉस्टिंग आ रही है, पर उसमें माल अगर हमारा एक्चुअल में लिक्विड जो जा रहा है वो 14.8 लीटर ही अगर जा रहा है, तो 200 ml का जो फर्क आ रहा है वो हो सकता है कि अभी अपने को कम दिखाई दे, लेकिन जब आपकी बड़ी बिलिंग होती है 100 आप ड्रम जब माल बेचेंगे तो वो 200 ml से बहुत फर्क पड़ेगा। आपका स्टॉक जो है वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी इनवॉइसेस के अंदर में अलग से दिखाती है कुछ कंपनीज। फिलहाल ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको नो करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है टैक्सेशन पार्ट। आपकी कंपनी से जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, टैक्सेशन डिटेल्स होती है, अगर हम उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो हर बिल प्रिंट आउट या जीएसटी की रिटर्न लगानी होती है, आपको जितने भी रिटर्न्स वगैरह लगाने हैं, टीडीएस काटना है, उसके लिए आपको काफ़ी सहूलियत मिलती है। उस आराम के लिए हमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो होते हैं वो डालने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले टैक्सेशन जो अपनी कंट्री में है, भारत के अंदर, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के नाम से मशहूर है। अगर हम यहाँ पे उसको इनेबल करते हैं, यस करते हैं, तो इमीडिएटली ये आपको उसकी सेकंड पेज पे लेके चला जाएगा जो कि उसकी डिटेल्स है। यहाँ हमने आसाम डाला, मेरा स्टेट आसाम है, इसलिए हमने आसाम डाला। रजिस्ट्रेशन टाइप कैसा है मेरा, कंपोजिशन टाइप का है जिसमें मुझे 20 लाख से नीचे मेरे को जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो है मेरा, या रेगुलर है। मेरे यहाँ पे रेगुलर जीएसटी का है। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, अगर मेरा परमानेंट रेजिडेंसी अगर किसी और टेरिटरी की होती तो मैं यहाँ पे यस करता, पर मेरा रेजिडेंसी आसाम की ही है तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, अब आप ये देखिए, आपको ध्यान होगा जब हमने कंपनी क्रिएट की थी, हमने कंपनी का फाइनेंशियल ईयर रखा था 1 अप्रैल 2022, किंतु कंपनी की बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम हमने रखी थी 2 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पे वो 2 अक्टूबर 2022 इसने अपने आप यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे इस लेके आ रहा है क्योंकि जीएसटी इससे पहले तो एप्लीकेबल है ही नहीं। यदि आपने जीएसटी के लिए रजिस्टर किया, अभी कंपनी आज शुरू हो रही है, तो आप सितंबर के लिए या अगस्त के लिए लायबल कैसे हो सकते हैं? इसीलिए जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 2 अक्टूबर 22। यहाँ पे हमें जीएसटी का नंबर देना होता है जो कि हमारे आसाम के लिए 1818 से स्टार्ट होता है। अदर स्टेट्स के लिए अपने अपने खुद के इंडिविजुअल नंबर होते हैं। उसके बाद 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर होता है और फिर अपनी जो यूनिट होती है उसके डिटेल्स होते हैं। टोटल जीएसटी नंबर जो है वो 15 अंकों का होता है, वो हमें यहाँ भरना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे पीरियोडिसिटी हमें मेंटेन करनी पड़ती है, बताना पड़ता है, जो हमने जीएसटी की पोर्टल वेबसाइट पे ही डाला है। हम मंथली रिटर्न लगाएंगे या हम क्वार्टरली रिटर्न लगाएंगे, 2 तरीके हैं हमारे पास में। मेरे यहाँ मंथली है तो हम यहाँ पे मंथली लेके चलेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल, अगर आप एक ही तरह के जीएसटी रेट्स पे काम करते हैं 12%, 18%, 28% या 5%, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक ही आइटम के लिए आप ऑल्टर करके यहाँ पे यस कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी जीएसटी का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर आइटम या कुछ लिमिटेड आइटम्स पे डील करते हैं तो। अगर आप ज़्यादा आइटम में डील करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे डिटेल डालें, बल्कि आप अलग अलग तरीके से अपने नए नए आइटम बना के उनके ऊपर में आप डिटेल्स डालें। यहाँ पे हम उसको नो करते हैं। एनेबल टैक्स लायबिलिटी और एडवांस रिसीट्स, कुछ लोग एडवांस रिसीट पे भी जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, हम नहीं करते हैं, इसलिए हमने इसको नो रखा है। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर आप ट्रांसपोर्ट से माल मंगवा रहे हैं तो अगर आपको उसके लिए पेमेंट करना है तो उसके लिए भी अपने यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टेली में, वो हमने यहाँ पे नो रखा है। जीएसटी क्लासिफिकेशन हमने नो रखा है। एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स हमने नो रखा है। ई वे बिल एप्लीकेबिलिटी जीएसटी का ही एक और पार्ट है ई वे बिल। अगर आपको किसी अदर स्टेट से माल मंगवाना होता है तो
जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो 50,000 रुपए के ऊपर अगर आपका कोई माल आ रहा है तो आपको उसके लिए ई वे बिल मंगवाना जरूरी है। ये आपकी सप्लायर पार्टी आपको जनरेट करके देती है, और अगर आप किसी और स्टेट में माल बेच रहे हैं तो 50,000 से ऊपर होते ही आपको इंटर स्टेट में ई वे बिल देना जरूरी है। इनफैक्ट आसाम के लिए तो, या हमारे स्टेट्स में हम बात करें तो 50,000 से ऊपर होते ही, चाहे आपका खुद का ही स्टेट हो, आपको वहां पे ई वे बिल जनरेट करना होता है। तो ई वे बिल हम एप्लीकेबिलिटी यस कर देते हैं। उसी भी तारीख आपकी 2 अक्टूबर ही आ रही है जो हमारी बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की डेट है। थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो हमारी इनवॉइस वैल्यू पे होती है। इनवॉइस वैल्यू की थ्रेशोल्ड लिमिट जो है यहाँ पे 50,000 है। कुछ स्टेट्स के अंदर भी ये 10,000 की भी होती है, कुछ स्टेट्स में 20,000 की भी होती है। तो ये कम से कम आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू को कम कर सके। और यदि आप प्रोएक्टिव अकाउंटेंट है जो चाहते हैं कि नहीं मेरे हर बिल के ऊपर में ई वे बिल जनरेट हो, तो आप यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है उसको कम कर दीजिए। आपके हर बिल वैल्यू, अगर आपके 10,000 से ऊपर का बिल वैल्यू पे आप चाहते हैं कि ई वे बिल जनरेट हो, आप यहाँ पे इसको 10,000 रुपये भी कर सकते हैं। तो और आपके ई वे बिल जो है वो टैली खुद जनरेट करता है। टैली प्राइम में ई वे बिल जनरेट करने का ऑप्शन है, तो आप जैसे ही इसको कोई एंट्री करेंगे आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा तुरंत ही। हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 50,000 ही रखा है। एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ऊपर वाला आपका ऑप्शन है वो है इंटर स्टेट का, नीचे वाला ऑप्शन है आपका इंट्रा स्टेट का। इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया आपके खुद के राज्य के अंदर, आपके खुद के राज्य के अंदर की लिमिट अगर अलग है तो आपको यहाँ अलग डालनी है। अगर आपके राज्य के अंदर की लिमिट और तो जो देश की लिमिट है वो दोनों बराबर है, तो आप 50,000 डाल सकते हैं। फिर नीचे ऑप्शन आता है आपके पास में प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस। अगर आप अकाउंट्स कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप बार बार टैली से बाहर निकल के ई वे बिल की वेबसाइट पे जाए, वहां से आप ई वे बिल अलग से प्रिंट करें, फिर वापस आप टैली में आए, वो ई वे बिल नंबर आप अपने टैली के जो इनवॉइस है उस पर डालें, और फिर आप बिल अलग से प्रिंट करें और ई वे बिल की वेबसाइट से आपका जो ई वे बिल है उसको अलग से प्रिंट करें। इतने लंबे प्रोसीजर में जाने की बजाय टैली ने एक साथ में इसको इंटीग्रेट कर दिया कि आप अगर ये चाहें कि आपका जो ई वे बिल है वो इनवॉइस के साथ ही प्रिंट हो, तो आपको टैली से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। टैली स्वयं अपने ई वे बिल की वेबसाइट पे जाएगा, ई वे बिल जनरेट करेगा, उस नंबर को आपके इनवॉइस पे ऑटोमेटिक अटैच करेगा और आपका ई वे बिल इनवॉइस के साथ ही प्रिंट कर देगा। कुछ आजकल नए जो प्रिंटर्स हैं वो बोथ साइड प्रिंट करते हैं, तो हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं जो जिनके यहाँ हमने वो बोथ साइड प्रिंटर लगवाए हैं, तो उनके सामने की साइड उनके इनवॉइस आ जाता है और पीछे की साइड ई वे बिल प्रिंट हो जाता है। तो वो काफ़ी आसान तरीका है काम में लेने का। जैसा कि सरकार टाइम टू टाइम एक नोटिफिकेशन जारी करती रहती है, तो अभी रिसेंटली एक नया नोटिफिकेशन है ई इनवॉइसिंग का। ई इनवॉइसिंग अगर आपके बिजनेस पे अगर एप्लीकेबल है तो आप इसको यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं। यस करते ही एक नया ऑप्शन खुल जाएगा, एप्लीकेबल कब से हुआ है, आपके बिलिंग का प्लेस क्या है। मेरे यहाँ मैं गुवाहाटी में बैठा हूँ तो मेरे लिए बिलिंग प्लेस गुवाहाटी रहेगा। और अपना डिफॉल्ट जो रिपोर्टिंग रहती है, आपने अगर ई इनवॉइस बनाया है तो आपको सरकारी वेबसाइट पे उसको अपलोड भी करना होता है, रिपोर्ट भी करना पड़ता है। डिफॉल्ट टाइम आपका 3 दिन अगर आप कर देते हैं तो आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आप सरकार के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं 72 घंटों में। और साथ ही साथ ई वे बिल जो आप जनरेट कर रहे हैं वो इन इनवॉइस के साथ में भी अटैच हो, आप ये चाहें यस कर सकते हैं, चाहे नो कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, हमने यहाँ पे यस कर दिया और हमारी कंपनी के जो पहला फीचर था जीएसटी का टैक्सेशन के अंदर में, वो हमारा इनेबल हो गया। कंपनी अभी तक क्रिएट हुई है बट उसके जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स है वो अभी तक सेट नहीं हुए हैं, और जब तक वो सेट नहीं होंगे हम कंपनी को काम में नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अब ऑप्शन आता है टीडीएस। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन पे हैं तो आपने अगर लेबर को पेमेंट करी तो आपको उसका टीडीएस काटना है। आपने किसी को इंटरेस्ट पे किया जो कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है इनकम टैक्स का, अगर उससे ऊपर है आपको टीडीएस काटना है। अगर आपने किसी पार्टी को पेमेंट किया है कमीशन के हिसाब से, आपको टीडीएस काटना है। ये बहुत सारे पैरामीटर्स है जो आपका सीए ऑडिटर जो है वो आपको बताता रहेगा। अगर आपको अपने टैली में टीडीएस इनेबल करना है आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यस करते ही एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे आपको और अपना टैन नंबर जो होता है टीडीएस के लिए, टैक्स डिडक्टर्स जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको नहीं ये फैसिलिटी यूज करनी है तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। टैन नंबर का मतलब हो गया टैक्स डिडक्टर्स एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। और उसके अलावा ऑप्शन है हमारे पास में कंपनी है या इंडिविजुअल है। अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन नंबर अलग होता है, टैन नंबर अलग होता है। इंडिविजुअल है तो उसके लिए भी पैन नंबर और टैन नंबर अलग अलग होते हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
आपका ब्रांच डिवीजन कहाँ का है। यदि आपकी एक ही ब्रांच है, एक ही हेड ऑफिस है जहाँ से आप काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना ब्रांच और डिवीजन यहाँ डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी अदर स्टेट में, किसी और डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका ब्रांच या डिवीजन है, तो आप उसका भी डिटेल्स यहाँ डाल सकते हैं। ऑल्टर करना है, अगर आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन का, आपका कोई मैनेजर है, आप स्वयं कर रहे हैं, या आपको कोई मैनेजर है, आपको उसका नंबर, नाम, डिटेल्स डालना है, वो डाल सकते हैं। आपका सीए कर रहा है, आप यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हैं। बाहर निकलते हैं। यहाँ पे हमने टीडीएस जो ऑप्शन है उसको हमने बंद कर दिया। उसी तरह से होता है टीडीएस की तरह टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यदि आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल है, तो आप टैक्स कलेक्टर्स एट सोर्स का जो ऑप्शन है उसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। वैट, अगर आप लिकर लाइसेंस आपके पास है, अगर आप लिकर लाइन में हैं तो आपका वैट एप्लीकेबल होता है। डीजल एंड पेट्रोल लाइन है जहाँ पे वैट एप्लीकेबल है, तो वहाँ पे आपको जीएसटी और वैट दोनों ही लेके चलना पड़ेगा। यदि आप किसी रेगुलर ट्रेडिंग में हैं, एफएमसीजी में हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हैं, यदि आप किसी वर्क एंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हैं, तो मेरे ख्याल से आपके ऊपर में वैट एप्लीकेबल नहीं है। ये आपका सीए ही आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। अगर आपके पास वैट एप्लीकेबल होता है जीएसटी के साथ, तो आपको यहाँ पे इनेबल करना है, नहीं तो आप इसको नो करके बाहर निकल सकते हैं। एक्साइज, यदि आपके ऊपर में एक्साइज की लायबिलिटी आती है, जैसे कि मोस्टली जितना मुझे पता है जो बॉन्डेड वेयर हाउस है, लिकर का जो काम करते हैं, वो एक्साइज के अंदर आते हैं, उनकी लायबिलिटी बनती है, उन्हें एक्साइज इनेबल करना है, नहीं तो नहीं। सर्विस टैक्स, स्पेशल केसेस के अंदर में सर्विस टैक्स, जीएसटी, वैट, एक्साइज सब एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपकी ऐसी कंपनी है जो जिसके ऊपर में सारे पैरामीटर यस है, तो आप यस कीजिए, नहीं तो जो पैरामीटर आपका यस है उसको आप यस कीजिए, एप्लीकेबल होता है उसको यस कीजिए, नहीं तो आप आगे बढ़ते जाइए नो करते हुए। ऑनलाइन एक्सेस, आजकल टैली प्राइम के साथ एक बहुत अच्छा फीचर इनेबल हुआ है। यदि आप गाड़ी में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर भी अगर आपको अपनी कंपनी की रिपोर्ट देखनी है और आपको अपनी कंपनी की रिपोर्ट देखिए, जानना है कि आपको किसी पार्टी से पेमेंट मिलनी है या उसको पेमेंट देना है, आपका नेक्स्ट क्या प्लान ऑफ एक्शन करना है उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए, ये रिपोर्ट देखने के लिए आपको हर समय कंप्यूटर के सामने होना जरूरी नहीं है। आप वेब ब्राउजर पे जाके ऑनलाइन एक्सेस लेके अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जो कि सिंक्रोनाइज होनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स यस कर सकते हैं। इनेबल tally.net सर्विसेज फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिक्योराइजेशन। अगर हम लोग रिमोट एक्सेस को यस कर रहे हैं, तो इसको भी हमें यस करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी सिंक्रोनाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिवली ईजी होती है। पेरोल, यदि आपके यहाँ पे लिमिटेड एम्प्लॉयज से ज़्यादा अगर आपके पास में एम्प्लॉयज है, यानी 4-5 है, तो पेरोल का इतना यूज़ है नहीं। पर अगर आपके पास में 15, 20, 50, 100, 200 अगर लेबर है, एम्प्लॉयज़ है, स्टाफ है, या हर ग्रेड के अगर आपके पास में लोग हैं, आप पेरोल ऑन कर सकते हैं। पेरोल के कुछ फ़ायदे हैं। आप सिंगल वाउचर से आप सभी का जो सैलरीज है या टीए डीए है, अलाउंसेस जो होते हैं, उनको आप इनेबल करके यहाँ पे उनको पे कर सकते हैं। आप सिंगल चेक काटते हैं कम अपनी सैलरी अकाउंट के लिए बैंक के पास, तो उसको भी आप पेरोल से मेंटेन कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी फीचर्स जो कि हम टैली में डिस्कस करेंगे आगे की आने वाली वीडियोस में। मैंने यहाँ पे पेरोल को नो रखा है। इनेबल मल्टीपल एड्रेसेस, अगर आपका हेड ऑफिस अलग है, ब्रांच अलग है, शोरूम अलग है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग है, गोडाउन अलग है आपका, अगर आपके पास बहुत सारे यूनिट्स है, आप इसको यस करिए, ताकि आप अपनी अलग अलग मेंटेन्ड यूनिट के हिसाब से अलग अलग जगह की जो यूनिट्स है, गोडाउन, वेयरहाउस, या फिर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, शोरूम है, वहाँ पे अगर आपको क्या स्टॉक्स है, क्या इन्वेंट्रीज है, वहाँ के क्या खर्चे हैं, अगर आपको अलग अलग मेंटेन करना है, तो आप मल्टीपल एड्रेसेस आप इनेबल करिए, नहीं तो इसको नो छोड़ दीजिए। हमने यहाँ इसको नो छोड़ा है। अब हम देखें, हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी क्रिएट होकर हम वापस से न्यू कंपनी क्रिएशन के मोड में आ गए। आगे की वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, तो मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। कंपनी क्रिएशन कंप्लीट हुई है। अगले वीडियोस में हम देखेंगे हमें लेजर कैसे क्रिएट करने हैं, और वाउचर एंट्री हम कैसे करते हैं, या हम किसी से भी अगर कोई लेन देन कर रहे हैं उसको हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। धन्यवाद। मैं जितेश जलान, टैली टॉक से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।